नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम देश दुनिया में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर जोधपुर से है, जहां राजस्थान से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आपातकाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि 26 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू किया गया था तो संविधान की आत्मा का गला घोंट दिया गया था। उन्होंने 25-26 जून की मध्यरात्रि को अचानक आपातकाल लागू किए जाने को लोकतंत्र की सबसे काली रात बताया। शेखावत ने कहा कि उस रात देशवासियों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया, उन्हें खामोश कर दिया गया और उस संविधान की हत्या कर दी गई जिसे हमने लाखों लोगों के बलिदान के बाद अर्जित किया था। संविधान की आत्मा का गला घोंटते हुए देश में 26 जून 1975 को आपातकाल लागू कर दिया गया। 25-26 की उस मध्य रात्रि को एकाएक देश में आपातकाल लागू करके देश में सारे मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया गया, गला घोंट दिया गया और इस तरह से संविधान की हत्या उस दिन हुई। जिस संविधान को हमने लाखों बलिदानों के बाद में हासिल किया था, अंगीकार किया था, वो संविधान उस दिन अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा और सत्ता लोलुपता की भेंट चढ़ा दिया गया। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में प्रेस के सारे आज अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले, प्रेस के गला घोंटने की बात करने वालों की सरकार ने सारे प्रिंट मीडिया के, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिए गए। प्रेस में लिखना, सरकार के खिलाफ लिखना और देश की हकीकत को बयान करने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। घोषित प्रतिबंध और अघोषित प्रतिबंध दोनों तरह के लगाए गए। मीडिया से लेकर के सामाजिक नेताओं से लेकर के पॉलिटिकल लीडर्स तक विरोध में उठने वाली हर आवाज को जेल की सीखचों के पीछे डाल दिया गया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। न केवल जर्नलिज्म पर, न केवल अपोजिशन पर इस तरह का अत्याचार दुर्व्यवहार हुआ, अपितु न्यायपालिका का भी गला घोंटने का काम उस समय की सरकार ने किया। संविधान। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आपातकाल का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 25-26 जून की मध्यरात्रि यानी आधी रात में बिना किसी से पूछे, बिना किसी परमिशन के इस देश की आत्मा, इस देश के संविधान की आत्मा का गला घोंट दिया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को पूरे देश तक, हर एक देशवासियों तक तमाम कार्यक्रमों के जरिए यह बात लोगों के घर घर, कान कान तक ले जाना चाहती है कि कैसे आज जो संविधान के रक्षक बने बैठे हैं वो 25-26 जून के, उन्हीं के परिवार के लोगों ने 25-26 जून की मध्यरात्रि को भक्षक बन गए थे वो संविधान के। और इसीलिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आपातकाल को लेकर उन्होंने यह बयान दिया। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के श्रीगोंदा तालुका में गुटखा फैक्ट्री के अवैध कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल अहिल्यानगर जिला पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घारगे के निर्देश पर गठित विशेष पुलिस टीम ने श्रीगोंदा पुलिस स्टेशन की सीमा में गुटखे से भरे एक टेम्पो को जब्त किया है। टेम्पो में आरएमडी, विमल गुटखा, पान मसाला और सुगंधित तंबाकू सहित 5,55,500 रुपए का अवैध माल बरामद हुआ है। इस कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक संतोष खड़े कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से अमरनाथ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रकोट लंगर स्थल के पास अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही 4 बसें आपस में टकरा गई, जिससे 36 तीर्थयात्री घायल हो गए। हालांकि राहत की बात तो यह रही कि सभी यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती भी करवा दिया गया है, उनको भेजा गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि मौके पर स्थानीय जो प्रशासन था, वो पुलिस यानी कि पुलिस जो है वो तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य को शुरू किया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और कुल आपको बता दें कि इस पूरी जो घटना हुई है इसमें भीषण यह हादसा हुआ जिसमें जो लोग घायल हुए थे उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जहां उनका इलाज चला।
चल रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा एक व्यापारी के कार्यालय में तोड़फोड़ का जो मामला सामने आया, उसमें अब तक जानकारी के मुताबिक व्यापारी सुशील केडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर मराठी सीखने से इनकार करते हुए मनसे प्रमुख राज ठाकरे को टैग किया था। इसी पोस्ट से नाराज होकर मनसे कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय पर धावा बोल दिया। इस दौरान कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और व्यापारी की ओर से शिकायत भी दर्ज कराई गई है। अब चूंकि पूरा मामला क्या है, इसे अगर थोड़ा सा वाइड एंगल से सोचने और समझने का प्रयास किया जाए तो आपको एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि इस वक्त महाराष्ट्र बाकी मुद्दे को छोड़कर भाषाई लड़ाई लड़ रहा है। मराठी या हिंदी। और राज ठाकरे यानी मनसे के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात से आक्रोशित हो गए कि किसी की क्या मजाल जो राज ठाकरे को ट्विटर पर टैग कर दे। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जो आपको आलीशान शोरूम दिखाई दे रहा होगा जिस पर पथरावबाजी कुछ मंचले कर रहे हैं, इसमें कुछ सो कॉल्ड किसी एक पार्टी से आए हुए लोग सिर्फ इस आधार पर कि जिस आदमी को प्रताड़ित किया गया था उस आदमी ने मराठी सीखने से मना किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टैग कर दिया, इसलिए मनसे के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हो गए। हालांकि ये जो भाषाई लड़ाई है इस देश को गर्त में ले जाने के अलावा इसका कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। जहां पर लड़ाई भाषा की हो रही हो, सोचकर देखिए कि वहां की पार्टी, वहां के कार्यकर्ताओं और वहां के लोगों के दिमाग में क्या सोच है, कितनी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं ये कि जरा सी बात पर पथरावबाजी कि भैया किसी की क्या मजाल, जो छेड़े दिलेर को, तो राज ठाकरे दिलेर हैं, उन्हें कैसे टैग कर दिया गया। उसकी एक तस्वीर आपके सामने, आप देखिए, सोचिए, समझिए और अंदाजा लगाइए कि यह भाषाई लड़ाई है और कुछ नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी हो जाता है कि आमतौर पर बड़ा आसान होता है कि किसी दुकानदार, किसी ठेले वाले, किसी टपरी वाले उसको पकड़ना, उससे मराठी बुलवाना और फिर उसको तमाचे 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 दे तमाचे मारते रहना। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आज तक मैंने किसी बड़े फिल्म इंडस्ट्री या बड़े उद्योगपति को मराठी बोलते हुए नहीं सुना। बड़े मंच से अपने घर में बोलते होंगे तो बात की बात, लेकिन मैंने किसी बड़े मंच से किसी बड़े उद्योगपति को मराठी बोलते हुए नहीं देखा। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल यह हो जाता है कि ये महाराष्ट्र में जितने भी उद्योगपति रहते हैं, और उद्योगपति का नाम लेने पर सबसे पहले जिस परिवार का जिक्र हम करते हैं, अंबानी, अडानी, ये भी मराठी नहीं बोलते हैं। ये महाराष्ट्र में तो रहते हैं, कार्यालय ऑफिस इनके भी हैं, अडानी गुजरात में रहते हैं। तो अब यह कहा जाए कि भाई जिस राज्य में आप जाएंगे वहीं बोलेंगे, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही कि मारा जाता है हमेशा कमजोर, और कमजोर को टारगेट करना बड़ा आसान है, उसकी वीडियो बनाना बड़ा आसान है, उसको सरेआम थप्पड़ मारना और वीडियो वायरल कर देना इस बिना पर कि मराठी नहीं बोलोगे तो महाराष्ट्र में रहने नहीं देंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह हो जाता है कि जो मराठी बोलने पर मजबूर कर रहे हैं लोग, ये महाराष्ट्र से जब बाहर निकलेंगे, यूपी में जाएंगे, तो इनको अवधि आनी चाहिए। इनको यह समझना होगा कि ये मराठी के अलावा तो बाहर ये भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो ये तो इस देश का हाल है कि तमाम चीजें छोड़कर अब लड़ाई इस बात पर चल रही है कि मराठी को प्राथमिकता दीजिए, अन्यथा आपको महाराष्ट्र में रहने नहीं देंगे। बाकी आपकी सोच, आपकी विवेक पर मैं छोड़ रहा हूं ये सारी चीजें। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गोगी गैंग के मुख्य सदस्य मोहित उर्फ पंक्षी को गोवा से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मोहित घोषित अपराधी था, यानी कि वांटेड भी था। फरवरी 2025 से गिरफ्तारी से लगातार बच रहा था। पुलिस के मुताबिक 2016 में मोहित ने गोगी को पुलिस हिरासत से भगाने में मदद की थी और 2018 के मकोका मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर आया था।
क्राइम ब्रांच की विशेष टीम ने सर्विलांस के जरिए मोहित को ट्रेस किया और उत्तरी गोवा के शहीद सर्किल के पास से उसे धर दबोचा। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसे दिल्ली लाकर आगे की कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो खबरों के प्रभाव में एक बड़ी खबर आपको बता दें। खबर दिल्ली से है, जहां नेशनल हेराल्ड के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो पूरा मामला है, इसमें कोर्ट में कल सुनवाई पूरी हुई है और राउज एवेन्यू कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा और आज राहुल गांधी की ओर से भी अपना पक्ष रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड का ये जो मामला है, ये लगातार सुर्खियों में बना रहता है। हालांकि इस मामले पर कल सुनवाई पूरी हुई थी और आज भी सुनवाई हुई है और सोनिया गांधी के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस नेता भी हैं, वो सोनिया गांधी का पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से भी इस मामले में रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी और उनकी मातोश्री सोनिया गांधी, वो दोनों लोग इस वक्त बेल पर चल रहे हैं। हालांकि इस मामले पर आगे अग्रिम सुनवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि सुनवाई के दौरान अंतिम निर्णय या फिर ये कहें कि पूरा लब्बो लवाब इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि ब्रेकिंग थी, बड़ी ब्रेकिंग थी, इसलिए हमने आपको इस खबर से रूबरू करवा दिया। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय निवासियों और पार्षदों ने उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार जनता की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और आगे भी ऐसे जो कार्य हैं वो लगातार किए जाते रहेंगे। तो वहीं कासर वाडवली पुलिस स्टेशन में अपराध की जो संख्या है लगभग 544, वो आपको बता दें कि धारा 8A, 21B, 29 NDPS एक्ट के तहत पंजीकृत अपराध की जांच जो क्राइम ब्रांच कर रही थी, यूनिट 5 वागले की यूनिट द्वारा किया जा रहा है। इस अपराध में एक आरोपी से दरअसल लगभग 11 ग्राम नशे की खेप, जिसे आप ड्रग्स कह सकते हैं, 35,000 रुपए प्रति ग्राम के आधार पर के हिसाब से बरामद किया गया है। पूछताछ में यह पता चला है कि यह जो मादक पदार्थ है वो उत्तराखंड के एक व्यक्ति से खरीदा गया था। फिलहाल आगे की जो पूरी जांच पड़ताल है वो उप निरीक्षक PSI छाड़ेकर ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर जानकारी प्राप्त की और मादक पदार्थ उत्तराखंड में ही तैयार किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक सलील भोसले ने 2 टीमें गठित की और भूषण सिंधे, शरद पाटिल, पुलिस हवलदार ज्ञानेश्वर नाथाव और पुलिस सिपाही मिनीनाथ शिकारे की टीम उत्तराखंड भेजी गई। ये पूरा नशे का जो व्यापार चल रहा था उसे पुलिस के हाथों मतलब पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है। तो लगातार जब हम उत्तराखंड या बंगाल या फिर महाराष्ट्र में इस तरीके का जब हम ये सुनते हैं कि इतने 500 करोड़ या 1000 करोड़ का ड्रग्स या नशे की खेप पकड़ी गई, अभी आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो नशे के अंबार लगे हुए हैं सामने और तमाम जो अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी साझा कर रहे हैं। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि किस तरह से युवाओं को नशे की खाड़ी में जहां जीवन सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होता है, वहां पर किस तरीके से उन्हें झोंका जा रहा है और किस तरीके से ये दिखाया जा रहा है साफ तौर पर कि
जो युवा हैं वो किस तरीके से नशे की चपेट में आ रहे हैं। फिर उत्तराखंड में भी आए दिन हम तमाम खबरें देखते रहते हैं, तमाम हम खबरों को आप सबको बताते भी हैं कि 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ के नशे की खेप पकड़ी गई। फिर यही हाल पंजाब में भी होता है। हालांकि पंजाब सरकार लगातार एक्शन मोड में भी है, उत्तराखंड सरकार भी एक्शन ले रही है, और महाराष्ट्र में भी जो प्रशासन है वो मतलब इस पूरी खेप को पकड़ने के लिए उत्तराखंड तक जा पहुंची। यानी कि प्रशासन सभी राज्यों के पूरी तरीके से सख्त हैं, लेकिन चूंकि ये जो मादक पदार्थ लेकर ये इसकी बिक्री करते हैं, ये इतने शातिर होते हैं कि 5 साल में एक बार ये पकड़े जाएं तो पकड़े जाएं, अन्यथा मतलब ये लकी होता है पुलिस का, और पुलिस की तत्परता ही होती है जो ये पकड़े जाते हैं। वरना ये बड़ी साफगोई से अपनी नशे की जो पूरी खेप होती है एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। इसका बुरा प्रभाव हमारे समाज पर, हमारे युवाओं पर और युवाओं की सोच पर वो डाला जा रहा है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जितने ये बॉक्स देख रहे होंगे वो साफ तौर पर यह दर्शा रहे हैं कि कितनी भारी मात्रा में पुलिस ने इस पूरे नशे की खेप को बरामद किया है, और कितनी तत्परता से पुलिस ने इस पूरे जो ये नशाखोरी है इसका भंडाफोड़ किया है। तो ओबीसी नेता प्रोफेसर लक्ष्मण हेके ने राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। लक्ष्मण हेके द्वारा अजीत पवार के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बाद राज्य भर में एनसीपी कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। नांदेड़ में भी एनसीपी अजीत पवार गुट ने प्रोफेसर लक्ष्मण हेके की कड़ी निंदा की। नांदेड़ शहर के आईटीआई चौक पर प्रोफेसर लक्ष्मण हेके के पोस्टर को तोड़ा गया। प्रोफेसर लक्ष्मण हेके को उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से माफी मांगनी चाहिए, ऐसा उनके कार्यकर्ताओं का कहना है, अन्यथा उन्हें राज्य में घूमने नहीं दिया जाएगा। एनसीपी जिलाध्यक्ष बाला साहेब पाटिल रावण गांवकर को ने यह चेतावनी भी दी है कि लक्ष्मण हेके ने राज्य के उप मुख्यमंत्री दादा अजीत पवार का जो अपमान किया है उसका बदला लिए बिना हम नहीं रहेंगे। यानी कि अब कहने को ये इस देश में लोकतंत्र है, और जिस तरीके से नेताओं की निंदा कर दी जाए तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इतने आहत हो जाते हैं कि वो इस तरह की कृत्य करते हैं। फिर तमाम तरह की धमकियां दी जाती हैं और आगे चल के ये धमकियां किसी प्रदर्शन और किसी तोड़फोड़ में शामिल हो जाती हैं और फिर तस्वीरें पूरी तरीके से बदल जाती हैं। हालांकि महाराष्ट्र में इन दिनों जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, वो कितना संवेदनशील हो जाता है, ये बात का अंदाजा लगाइए कि कहीं पर भाषा को लेकर विवाद है तो कहीं पर अगर किसी के नेता की मतलब अवहेलना कर दी जाए, हालांकि मर्यादित रूप से चीजों को अगर क्रिटिसाइज किया जाए तो वो डाइजेस्टेड है, वो मान लिया जाता है। हालांकि लेकिन इस तरह का जो कृत्य है कि कार्यकर्ता सड़क पर आ रहे हैं, तमाम तरह की धमकियां दे रहे हैं कि उनको चलने नहीं देंगे, उनको बोलने नहीं देंगे, इस तरह की जो चीजें हैं वो आज की राजनीति का स्तर और पैमाना तय करते हैं कि किस तरीके से आप एक्टिविटी करेंगे, उस हिसाब से आपको भुगतना पड़ जाएगा। तो अब ये तस्वीर और फिर धमकियां ये साफ तौर पर अपने आप में ये दिखाती हैं कि किस तरीके से आजकल पार्टी के कार्यकर्ता उतने अग्रेसिव मोड में आ जा रहे हैं जितना कि नेता कभी सपने में भी ना आए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बयान दिया है। दरअसल मेट्रो और बस सार्वजनिक परिवहन के दो सबसे बड़े साधन हैं, तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण येलो लाइन जो दक्षिण बेंगलुरु के आवासीय क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक सिटी से जोड़ती है, लगभग 4 वर्षों से उद्घाटन और संचालन की प्रतीक्षा कर रही है। 2021 में परिचालन शुरू होने वाला है। 4 साल बाद भी हमारे पास आज इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। मेट्रो ने हाल ही में किराए में 100% की वृद्धि की है। जब से मेट्रो का किराया बढ़ा है तब से हर दिन लगभग 1 लाख यात्रियों की सवारियों में कमी देखी जा रही है। हम चाहते हैं कि किराया निर्धारण रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। तो वहीं अगली खबर पंजाब से है, जहां पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वन महोत्सव 2025 के लिए हमने दिसंबर महीने में ही पौधारोपण की योजना बनानी शुरू कर दी थी। मेरी इच्छा यह है कि यह सिर्फ एक औपचारिक आयोजन रहकर ना रह जाए, बल्कि यह एक जन आंदोलन में तब्दील हो जाए, जिससे हर कोई पौधारोपण में अपना योगदान दे सके। वन महोत्सव 2025 इसको मनाने के लिए हमने दिसंबर के महीने में ही
चंडीगढ़ में प्लांटेशन कैसे हो इसकी रूपरेखा बनाना शुरू किया। और मेरी ये इच्छा थी कि ये केवल और केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं रहे, तो ये जनता का कार्यक्रम बने। हर एक के सहयोग से अपन यहाँ वृक्षारोपण करना चाहते हैं। फॉरेस्ट विभाग को भी मिलाया, सारे डिपार्टमेंट को बुलाया, और कौन से पेड़ लगाए जाएं। सबसे पहले हमने स्थान आइडेंटिफाई किए कि वास्तव में कहाँ कहाँ जगह खाली है जहाँ पेड़ लगाए जा सकते हैं। उनकी रिकॉर्ड पर गिनती बनी कि इस रोड पर जो है ना इतनी जगह लगाएंगे, कौन सा पेड़ लगाएंगे। वो सारी की सारी तैयारी करने के बाद जनता से भी, और जो भी यहाँ से सीआर फंड भी लेते हैं, सरकार का पैसा भी है, नगर निगम को भी इसमें इन्वॉल्व किया, पुलिस डिपार्टमेंट को भी किया, यहाँ जितने एनजीओ है उन सबको भी इसमें इन्वॉल्व किया, बच्चों को भी इन्वॉल्व, स्कूल को भी, कॉलेज को भी, यूनिवर्सिटी को, और सबको मिला करके इस अभियान की रूपरेखा बना करके आज हमने लगभग 523 स्थानों पर आज एक साथ वृक्षारोपण, जैसे राजेंद्र पार्क में अभी अपन सब ने की मौजूदगी में किया, ऐसी और स्थानों पर भी हो रहा है। वन महोत्सव 2025। तो पंजाब के राज्यपाल आपको बता दें कि गुलाब चंद कटारिया साफ तौर पर यह अपील कर रहे हैं लोगों से कि वृक्ष हमारे लिए आज कितना महत्वपूर्ण है और लोगों में ये जागरूकता फैलनी चाहिए। सिर्फ जागरूकता मात्र न रह जाए, एक जोश बने जो हमें ये प्रेरणा अंदर से दे कि वृक्ष कितना ज़रूरी है, क्योंकि किसी के कहने से वृक्ष नहीं लगाए जाएंगे जब तक कि आपके अंदर से वो खुद वो प्रेरणा बाहर निकल कर नहीं आए कि हमारे लिए वन कितने ज़रूरी हैं, जंगल कितने ज़रूरी हैं, पर्यावरण को, वातावरण को बैलेंस बनाने के लिए हमारे लिए आज वृक्ष बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए आपको बता दें कि न सिर्फ पंजाब बल्कि देश के तमाम राज्यों में ये पहल चलाई जा रही है, ये योजना चलाई जा रही है। ये एक तरीके से कहें कि क्रांति की तरफ धीरे धीरे सरकार बढ़ रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जाए कि वो पौधारोपण करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे, ये सवाल हमारे मन में कभी ना कभी तो आता ही है। भले हम उस सवाल को इग्नोर कर दें कि आने वाली पीढ़ी अगर वृक्षों से, जंगलों से उसका संपर्क नहीं होगा तो फिर बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसलिए वृक्ष बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक कहते हैं ना कि परिवार का सदस्य मानकर अगर आप चलेंगे तो आप उसका प्रोटेक्शन भी करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और उतना ही ज़रूरी है वो जैसे किसी परिवार में किसी सदस्य का होना। इसलिए राज्यपाल महोदय राज्यपाल कटारिया वो लगातार इसी चीज़ की अपील कर रहे हैं कि लोगों में ये भावना पैदा हो, लोगों में एक सोच पैदा हो, एक तरीके से कहें कि एक पूरा मिशन तैयार हो कि वृक्ष बहुत ज़रूरी है, पेड़ों को लगाना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार भी लगातार एक पेड़ माँ के नाम के ज़रिए या फिर तमाम चीज़ों के ज़रिए ये साफ तौर पर कोशिश सरकार करती है कि वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं, ताकि आने वाले समय में हमारे पास साफ और स्वस्थ समाज हो और एकदम शुद्ध वातावरण में हम सांस ले पाएं। तो अब रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते होते चल गया। दरअसल अराइवल हॉल में ग्लो साइन बोर्ड गिर गया, और आपको बता दें कि साइन बोर्ड गिरने से यात्री जो है वो बाल बाल बच गए, और भगवान की कृपा यह रही कि कोई इस पूरे बोर्ड के गिरने की वजह से कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि आपको बता दें कि कर्मचारियों ने तुरंत उस बोर्ड को हटाया। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा ऐसे टला कि एयरपोर्ट के अराइवल में अचानक जो ग्लो साइन बोर्ड होता है वो जमीन पर आ गिरा, और जो बोर्ड बेल्ट होता है संख्या 1 और 2 उसके बीच में पूरा लगा हुआ था, और बोर्ड गिरने से एक तरीके से कहें कि अफरा तफरी मची। हालांकि किसी भी यात्री को किसी तरीके का चोट नहीं आया, और एयरपोर्ट के जो कर्मचारी होते हैं उन्होंने बोर्ड को उठाया और उसे साइड में रखवा दिया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अराइवल हॉल में ग्लो साइन बोर्ड गिरा। हालांकि अच्छी बात ये रही कि कोई इसमें घायल नहीं हुआ, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन तत्परता दिखाते हुए जो एयरपोर्ट के कर्मचारी होते हैं उन्होंने तुरंत उस बोर्ड को वहाँ से हटाया। हालांकि इस तरह की घटनाएं कई बार बड़ा रूप ले लेती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा और किस्मत ने साथ दिया कि कोई हादसा नहीं हुआ। अच्छी बात तो ये रही, कोई घायल नहीं हुआ, कोई किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो ये एक
संकेत जो है वो साफ तौर पर दिखाता है कि बड़ा हादसा जो था वो टल गया। तो देश दुनिया में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TU न्यूज़। नमस्कार।